झंडे अलग, चेहरे अलग और कस्मे वादे, प्यार और वफा के इरादे भी अलग अलग। राजनीति वो तिलिस्म है जहां जनता से वादे और सत्ता के दावे एक साथ गूंजते हैं, क्योंकि राजनीति की दुनिया में पर्दे के पीछे साम दाम दंड भेद हर वो तरीका आजमाया जाता है जो नेताजी को पहुंचा सके सत्ता के करीब। साधन कितने ही आधुनिक क्यों न हो, हम सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। मेरे अपने जो सपने हैं उनको मैं कुचलना चाहता हूं, आपके जो सपने हैं उनको मैं अपना बनाना चाहता हूं। आम आदमी की चौखट से सत्ता के दहलीज तक पहुंचने में नेताजी को न जाने कितने चक्रव्यूह तोड़ने पड़ते हैं, और इस पूरी कवायद में जब कभी नेताजी के उजले दामन पर लगता है कोई दाग तो वो बन जाते हैं दागी। लेकिन ऐसी दागी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट की मार से बचाने के लिए जब यूपीए की सरकार ने अध्यादेश का चक्रव्यूह रचा तो उस चक्रव्यूह को तोड़ने खुद मैदान में कूद पड़े कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. व्यक्त विशेष में आज आपको दिखाएंगे क्यों और कैसे सरकार ने रचा अध्यादेश का चक्रव्यूह। साथ ही पड़ताल इस बात पर भी करेंगे कि इस अध्यादेश को लेकर राहुल गांधी का गुस्सा रियल है या फिर यह है एक रियलिटी शो। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. 13 अगस्त की ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर बीजेपी के जो लोग थे, नुमाइंदे थे, उन लोगों ने इस फॉर्मुलेशन से को एक्सेप्ट किया। और जब 13 अगस्त को इस फॉर्मुलेशन को एक्सेप्ट किया तो वो क्या मॉरल अथॉरिटी है उनकी कि इस वक्त इसको विरोध कर रहे हैं। दोपहर का वक्त था। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दागी नेताओं को बचाने के लिए यूपीए सरकार के लाए अध्यादेश का बचाव कर रहे थे। तभी इस सीन में एंट्री मारते हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और इसी के साथ शुरू हो जाता है सरप्राइज विजिट, राजनीति का ये रियलिटी शो। I'm not going to get into a long drawn press conference. No, this is a meet the press, it's not a press conference. Yeah, but I'm entering the meet the press. I'm making some of my opinions heard, and then I'm going back to work. Okay? Now, let's see what happens. कहा जाता है कि राहुल गांधी अचानक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। इसकी ना तो पहले से कोई इत्तला थी और ना ही कोई प्लानिंग। खैर, अब आगे देखिए कैसे राहुल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. देखिए भैया, I am not interested in what any opposition leader says. I'm interested in what the Congress party is doing. I'm interested in what our government is doing. And I personally feel that what our government has done as far as this ordinance is concerned is wrong. ये पहला मौका है जब राहुल गांधी ने बगावती तेवर दिखाकर न सिर्फ अपनी पार्टी की सरकार को सरेआम बेइज्जत करवा दिया, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लाज भी नहीं रखी। आखिर राहुल ने अपनी ही सरकार पर क्यों फेंका ये बाउंसर, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले देखिए राहुल गांधी पर विरोधियों ने कैसी तानी है तलवार। केवल एक बहाना है, एक पोस्टरिंग है, ये दिखलाने के लिए कि सरकार गलती करती है, लेकिन जो प्रथम परिवार है कांग्रेस पार्टी का वो गलती नहीं करता, वो केवल सुधारता है। श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से पूछे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता जिस सरकार में, उस सरकार के अध्यादेश को आप फाड़ करके कौन सा नाटकीय मंचन कर रहे थे। I would like to ask Rajiv Gandhi what is his comment about his Congress-led UPA government. If this ordinance is a nonsense, then what is his comment on the action of this Congress-led UPA government?
दागी नेताओं को बचाने के लिए लाए गए जिस अध्यादेश पर बवाल मचा है, उसके गर्भ में क्या है? आगे करेंगे इस अध्यादेश का भी पूरा पोस्टमार्टम, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं राहुल से पहले कैसे विरोधी दलों ने खोला था इस अध्यादेश को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा। राष्ट्रपति जी से बहुत अच्छी बातचीत हुई और हमने उनसे कहा कि ये इस असंवैधानिक अध्यादेश पर आप हस्ताक्षर ना करें और इसको वापस लौटा दें। उन्होंने कहा है कि वो पूरे मामले को एग्जामिन करेंगे, देखेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। ऑर्डिनेंस लाने की अभी ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? सारे देश की जनता चाहती है कि राष्ट्रपति जी उस ऑर्डिनेंस पे साइन ना करें और उसको वापस भेजें। दरअसल जिस अध्यादेश पर ये महाभारत छिड़ी है, उसे समझाने के लिए नजर डालनी होगी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जिसने दागी नेताओं की नींद उड़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था निचली अदालत से किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले सांसदों या विधायकों की सदस्यता फौरन खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को पलटने के लिए यूपीए सरकार पहले मॉनसून सत्र में जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के लिए बिल लाई। इस बिल को लोकसभा में पेश भी किया गया और वहां से पास भी हो गया, लेकिन जब यह बिल राज्यसभा में पहुंचा तो वहां पर बीजेपी के विरोध के चलते बिल पास नहीं हो सका। यही नहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर रिव्यू पिटीशन भी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया। यानी दागी जनप्रतिनिधियों को बचाने के लिए सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सरकार ने मंगलवार को इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसका सबसे पहले फायदा भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस सांसद रशीद मसूद और चारा घोटाले में फंसे लालू यादव को होने वाला था। लेकिन अध्यादेश को लेकर राहुल की बगावत ने उल्टे सरकार का ही संकट बढ़ा दिया है। ये ऑर्डिनेंस से कैबिनेट से पास होने से पहले अगर उन्होंने कहा होता तो बेहतर होता, क्योंकि एक बार कैबिनेट में कोई चीज़ चली जाती है तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है और फिर सरकार की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। तो जो भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है उस पर प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम विदेश से लौटने के बाद इस पर अपने कैबिनेट में इस बात की चर्चा करेंगे। अब एक नजर इस अध्यादेश के उस गणित पर कि कैसे दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को अपनी कुर्सी बचाए रखने का मौका देने वाला है। अगर सजा सुनाए जाने के 3 महीने के अंदर सांसद या विधायक ऊपरी अदालत में अपील करके अपनी सजा पर रोक लगवा लेते हैं तो वो संसद या विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे और इस दौरान उन्हें वेतन भत्ते तो मिलते रहेंगे, लेकिन वो सदन में वोट नहीं कर सकेंगे। अध्यादेश को लेकर सरकार का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों को संरक्षण नहीं देता जो ऊपरी अदालतों में अपील करने के बाद बरी हो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। इनको बहुत जल्दी यदि डिसीजन लेना था तो इनको पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाकर तो इस मामले पर आम राय बनाना बहुत जरूरी था। इसका अच्छा संदेश नहीं गया था ऑर्डिनेंस लागू करने का। अब ऑर्डिनेंस को लोग वापस ले लेंगे तो एक अगर अनुचित कार्य से पीछे हट जाते हैं तो इससे किसी की प्रतिष्ठा नहीं जाती है। दागियों को बचाने के लिए सरकार जितनी जल्दी में अध्यादेश लाई उतनी ही देर इसका विरोध करने में राहुल गांधी ने भी लगाया। विरोधी दल इन्हीं बातों को लेकर अब राहुल गांधी पर साध रहे हैं निशाना। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अध्यादेश की पिच पर क्यों राहुल ने अपनी ही टीम पर फेंका है ये बाउंस। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस वक्त विदेश में, लेकिन वो बुधवार को जब अमेरिका रवाना होने वाले थे तो उन्होंने आमतौर पर गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक 2 दिन पहले मंगलवार को ही बुला ली थी और इसी बैठक में दोषी नेताओं की सदस्यता बचाने वाले अध्यादेश को कैबिनेट ने पास किया, जिसके बाद अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। लेकिन उधर प्रधानमंत्री की पीठ फिरी और इधर देश में अध्यादेश को लेकर बवाल खड़ा हो गया।
विरोधी दल ही नहीं, खुद राहुल गांधी ने भी अध्यादेश के खिलाफ ठोक दी है अपनी ताल। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. अध्यादेश को लेकर सरकार की नियत पर सवाल खड़े करने वाली विरोधी पार्टियां अब राहुल गांधी को उनके इस बयान के लिए निशाने पर ला रही हैं। सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या सरकार के इस फैसले की जानकारी कांग्रेस पार्टी को पहले से नहीं थी? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस अध्यादेश का पता नहीं था? अगर पता था तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले उन्होंने इसको क्यों नहीं रोका? और अगर पता नहीं था तो क्या यह फैसला सिर्फ मनमोहन सिंह का था? इस अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक घृणा भाव था और उसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा था उसमें अपने घाटे की पूर्ति करने का यह प्रयास है। जब 2 बार इसको मंत्रिपरिषद ने पारित किया तो तब कांग्रेस पार्टी को यह समझ में नहीं आया था कि ये नॉनसेंस है। ये तो जब देश भर में इसके प्रति घृणा हुई तो आज वो ये एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि अध्यादेश का विरोध राहुल गांधी का रियलिटी शो पर है, क्योंकि इस अध्यादेश का चौतरफा विरोध था और राष्ट्रपति ने भी जब इस पर दस्तखत नहीं किए तो सरकार को फजीहत से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को मैदान में उतारा, ताकि इसी बहाने से उनकी छवि और सरकार की छवि लोगों के बीच सुधर सके। अब राष्ट्रपति चाहे खुल के कहेंगे या नहीं, मैं नहीं जानती कि इस अध्यादेश को मैं वापस करने जा रहा हूं या आप सुधर जाइए। तो आज सुबह जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी तो अब बात आती है श्रेय लेने की। तो श्रेय जो है उसका विपक्ष को जाता और या राष्ट्रपति को जाता, उस श्रेय को वापस कांग्रेस पार्टी ले सके, इसी के रहते ये सब ड्रामा किया गया है। राष्ट्रपति ने पिछले 48 घंटे से उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इससे सरकार की किरकिरी हुई। तो इस तमाम एम्ब्रेसमेंट से बचने के लिए राहुल गांधी ने ये कार्य किया है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि इस अध्यादेश की जद में कांग्रेस पार्टी ही नहीं, तकरीबन हर राजनीतिक दल नजर आता है। लालू प्रसाद यादव, लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह, येदियुरप्पा से लेकर सुरेश कलमाडी और कनी मोरी तक राजनीति के कई धुरंधरों के सिर पर सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले की तलवार लटक रही है। अब चलते चलते एक नजर आपके नेताजी के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी डालते हैं। इस समय देश के 4,807 सांसदों और विधायकों में से 1,460 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 628 केस गंभीर अपराधों से जुड़े। मौजूदा संसद में 162 लोकसभा और 37 राज्यसभा सांसदों पर मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से 76 सांसद 5 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध में आरोपी हैं। इतना ही नहीं, देश के 4,032 में से 1,258 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नेताजी के ट्रैक रिकॉर्ड से साफ है कि दोषी नेताओं को संकट से उबारने के लिए क्यों सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए अध्यादेश लाने पर आमादा हो गई। लेकिन जब राहुल गांधी खुलकर इस अध्यादेश के विरोध में कूद पड़े तो एक बार फिर संकट में घिर गई है मनमोहन सिंह की सरकार।